सीएए पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि शहरियत तरमीमी एक्ट गैर मुस्लिमों के मफाद में है जो एनआरसी की वजह से अपनी शहरियत साबित नहीं कर सके। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, एनआरसी गैर मुसलमानों के लिए पीछे का दरवाजा है जो सीएए से बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस नुक्ते पर जोर देते हुए कहा कि हम किसी ऐसे कानून को कबूल नहीं करेंगे जो मजहब की बुनियाद पर शहरियत देने की बात करे। उन्होंने निशानदेही की कि सीएए ने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया है। तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हो रही। मुत्तहिदा जिला करीम नगर के तमाम तालाब, प्रोजेक्ट्स, आबी ज़खायर में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। बाज़ मौज़ूआत के मकानात में भी पानी दाखिल हो गया। कई मौज़ूआत का राब्ता टूट गया क्योंकि बारिश का पानी बड़े पैमाने पर गुज़िश्ता 3 दिनों से सड़कों पर देखा जा रहा है। बंडाचीरू तालाब लबरेज हो गया और बारिश का पानी खेतों में चला गया, जिसके नतीजे में फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले के जगासागर और मटला चिंतापुर के दरमियान राब्ता टूट गया क्योंकि जगासागर तालाब लबरेज हो गया है। इसी तरह जिला निजामाबाद के रिंगारावपेट और भीमकल का राब्ता भी टूट गया। इसी दौरान पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम इलाके की कोयले की कानों में काम मुतासिर हो गया है। नांदेड़ और मजाफाती इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कई बस्तियों में हालात संगीन हो गए। खासतौर पर कसीर मुस्लिम आबादी वाले मिल्लत नगर, इकबाल नगर और दीगर इलाकों के मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोग बेचैनी के हालात से दो चार हैं। एक तरफ ईद की खुशियां और दूसरी तरफ बारिश की वजह से पैदा हुए मसाइल ने लोगों की उलझन बढ़ा दी है। बारिश से परेशान हाल लोगों के हालचाल जानने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के मकामी जिम्मेदारान ने मिल्लत नगर, इकबाल नगर और दीगर बस्तियों का दौरा किया। रास्ते बारिश के मुंह पर लोग बता रहे हैं कि ड्रेनेज के लिए गड्ढे खोदे गए थे, इस वजह से जो रास्ता था वो भी बर्बाद हो गया और इतने कीचड़ में यहाँ पर लोगों को आने जाने की तकलीफ़ें हैं। लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। अगर चंद घंटे की बारिश भी होती है तो इन लोगों के लिए 2-2, 4-4 दिन तक उनकी ज़िंदगी बदहाल हो जाती है। यह हकीकत हम देखने के बाद बड़ी तकलीफ़ हुई कि हम अपने घरों में बारिश से बचे हुए हैं, हम अपने पक्के मकानों के अंदर आराम से सुकून से ईद मना रहे हैं और लोग इतने बदहाल है कि उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर जाने की ज़िद भी करते हैं। तो बारिश और ये रास्तों की ऐसी हालात है कि वो अपने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। और यहाँ तक कि लोगों की शिकायत है कि गोश्त तकसीम करने के लिए भी लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। यानी वो अपने खुद का जो रिश्तेदारों ने गोश्त की किस्त उनको देना चाहिए, वो हिस्सा लेकर भी आने की लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। वो रोड पे खड़े रह के इनको ही बुला के बोलते हैं कि आओ लेकर जाओ। यहाँ के लोगों की सबसे महाराष्ट्र में कई दिनों से जारी बारिश से सनती शहर भिवंडी के हालात अबतर होते जा रहे हैं। यहां लगातार जारी तबाहकुन बारिश के सबब नशेबी इलाके खाड़ी पार, विंजारपट्टी नाका, शिवाजी चौक, मिल्लत नगर, वाड़ा रोड, नदी नाका और दीगर में खतरनाक हद तक पानी भरने की वजह से चालियों और झुग्गी झोपड़ियों के मकीनों को बाहर निकाला जा रहा है। जबकि हालात के पेश नजर यहां एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। लोगों में इंतजामिया और म्युनिसिपल कारपोरेशन के खिलाफ काफी गुस्सा है। इस इलाके में अभी की हालत तो बहुत खराब है और ये रात में तकरीबन 1 बजे से ही हालत खराब है। ना उसके बावजूद अभी तक ना तो कॉरपोरेशन में कोई हेल्प आई है और ना ही अभी तक मतलब आपातकालीन से कुछ भी यहाँ पे मिली है। और ये सबसे बड़ी बात तो अल्लाह का करम है कि 4 घंटे की बारिश रुकी है, वरना यहाँ के हालात और भी बदतर होते। और जो कि बारिश का पानी यहाँ नहीं है, उसके बावजूद में हालत देख लो आप, पानी कितना है। और ये रात तकरीबन 1 बजे से हाल है और यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। अभी लोग अपने अपने घर को छोड़ के कोई छत पे गए हैं, कोई स्कूल में रह रहे हैं और लोग छोटे छोटे घरों में बच्चे होंगे, उनका क्या हाल होगा। और ये इतनी लापरवाही है कि अभी तक कॉरपोरेशन से कुछ भी हेल्प नहीं आई है। मेरे को तो लगता है अभी तक ये सो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये महापौर और उप महापौर के बीच का एरिया ही है। सावन के महीने में शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला जल
जिस कांवड़ में रख कर लाया जाता है। इस कांवड़ को मेरठ के कई मुस्लिम कारीगर अपने हाथों से तैयार करते हैं, लेकिन कोरोना वबा के खतरे की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से मनसूख की जा रही कांवड़ यात्रा की वजह से कांवड़ तैयार करने वाले ये मुस्लिम कारीगर भी परेशान हैं। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त अपने कंधों पर कांवड़ रखकर गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं और शिवरात्रि के मौके पर ये जल शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। शिव भक्त जिस कांवड़ में ये जल लेकर आते हैं उसे हिंदू कारीगरों के अलावा मेरठ के कई मुस्लिम कारीगर भी तैयार करते हैं। मेरठ के मुस्लिम कारीगर गुज़िश्ता 5 पुश्तों से इस काम को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता बरस और इस साल भी कांवड़ यात्रा मनसूख किए जाने से इन कारीगरों का रोजगार भी मुतासिर हुआ है। कस्टमर जैसे चाहे वैसी हमारी कांवड़ मिल जाती है और 2 साल से चल रहा है मामला कोरोना का। पिछले साल भी हमारा कैंसिल हो गया, उससे पिछले साल भी कांवड़ की जो एंट्री थी वहाँ पर भी बहुत काम हल्का रहा, उसमें भी हमारा नुकसान रहा था। लाल कुर्ती में है, चिप चौक पे है, गौतम नगर में है, इंदिरा नगर में है, ब्रह्मपुरी में है और तुम्हारा इधर इंदिरा चौक पे है, सब जगह ही है। हाँ, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सारी कैंसिल हो गई। सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से 2 माह पहले ही कांवड़ तैयार करने का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में ऑर्डर पर कांवड़ तैयार करने वाले मुस्लिम कारीगरों की बकरीद भी अच्छी गुजरती है, लेकिन यात्रा की इजाजत ना मिलने के बाद ऑर्डर कैंसिल होने से कारीगर काफी मायूस हैं। इस कांवड़ की यात्रा से मेरे काम से जो है 4-5 घर आराम से 2-2.5 महीने बिल्कुल मौज में रहता है। जो बात है, जब हमारा कांवड़ का मेला चलता है, जब ईद हमारी बनती है बढ़िया, क्योंकि हम वहाँ से रूप अपना कमा लेते हैं, थोड़े बहुत जो अच्छे रुपये पीट कमा लेते हैं वहाँ से। हम अपने कुर्बानी भी करते हैं, सारी चीज़। ईद की खुशी भी जब भी बनती है हमारी कि हाँ भाई हमने जो है हमारा मेला अच्छा हुआ, कि ईद की खुशी भी बढ़िया होगी हमारी। ईद भी हमारी बढ़िया बनेगी जब कांवड़ होगी हमारी, तो ईद भी जब भी हमारी रौनक आएगी। ईद में कांवड़ यात्रा की इजाजत ना मिलने से जहां शिव भक्तों में मायूसी है, वहीं कांवड़ तैयार करने वाले कारीगर हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। रोज आ रहे हो। मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जारी करदा अहकाम के मुताबिक अब उर्दू के तलबा भी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के साथ उर्दू की तालीम भी हासिल कर सकेंगे। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में उर्दू तलबा जब उर्दू को इख्तियारी मजमून के तहत पढ़ना चाहते थे, इन्हें उर्दू असातिज़ा के नहीं होने की बात कहकर इनसे दूसरे मजमून या फिर प्रोफेशनल कोर्स को इख्तियार करने का दबाव बनाया जाता था। मुस्लिम तंजीमों के जरिए एक अरसे से उर्दू और संस्कृत की तालीम हासिल करने वाले तलबा को प्रोफेशनल तालीम के साथ इनकी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का मुतालबा किया जा रहा था, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने सहलिसानी फार्मूले के तहत अहकाम जारी करके मुहैया कर दिया है। लेकिन उर्दू के लिए काम करने वाली समाजी तंजीमें हुकूमत के अहकाम से खुश नहीं हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले पर उर्दू के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में सहलिसानी फार्मूले के तहत उर्दू को शामिल तो किया गया है, लेकिन उसके बाद एक नई बहस शुरू होगी। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी यहाँ पर तंजीमें हैं जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर। आइए उनसे जानते हैं कि अब आप लोग हुकूमत के फैसले को कैसे देखते हैं। हुकूमत के फैसले को जो है उनका स्वागत तो हमें हो ही चुका है, लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी आती है, जिस तरह से ये फैसला लिया गया उसी तरह से एक फैसला, एक एडवाइजरी और जारी होना चाहिए, जिसमें जितने भी तमाम स्कूल हैं उनके लिए एक उर्दू ज़बान को कंपलसरी करना चाहिए। ज़बान को कंपलसरी करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। अगर ज़बान को कंपलसरी नहीं करा तो हम रोड से संसद तक है ना पैदल मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और शिक्षकों की भर्ती ज़रूर करवाएंगे। शिक्षकों की भर्ती ज़रूर होना चाहिए। क्यों? शिक्षकों की भर्ती इसलिए क्योंकि जब सरकार उर्दू का पढ़ाने का ऐलान कर रही है, तो जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन बच्चों को, तो इसलिए सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। जब आप लोगों ने मुतालबा किया तो हुकूमत ने मुतालबा तो मान लिया? नहीं, हुकूमत ने ये तो मान लिया कि ज़बान के लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए, लेकिन ज़बान के लिए रास्ता खोलना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस ज़बान को पढ़ाने वाले लोग भी चाहिए। तो इसलिए जो वैकेंसी अभी निकली है उसमें उर्दू शिक्षकों की वैकेंसी की संख्या डाली जाए और उनकी भी भर्ती की जाए, ताकि बच्चों को वो शिक्षा मिल सके। बच्चे पढ़ने जाते हैं, मना कर दिया जाता है कि साहब टीचर नहीं है। मेन क्या है, मेन भर्ती होना चाहिए, लोगों को भर्ती करवाना चाहिए, नए नए
भर्ती निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। हम स्वागत करते हैं सरकार का। सरकार के फैसले का स्वागत, लेकिन बुनियादी तौर पे जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो यही शिकायत होती है, जिस तरह से नवीन स्कूल में पेश आया कि साहब टीचर नहीं है, आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स लीजिए। ऐसे में जबान का फरोग कैसे होगा? देखिए, इस तरीके से ज़बान का फ़रोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ उर्दू को मंजूरी दे दी, लेकिन टीचर नहीं होंगे तो मजबूरी के तौर पे बच्चों को दूसरी ज़बान सिलेक्ट करना पड़ेगी, जिसकी वजह से फिर हुकूमत आगे चल के ये कह देगी कि हमने ज़बान पास की थी, ज़बान को कबूल कर लिया था, लेकिन पढ़ने वाले मौजूद नहीं हैं। मतलब एक तरफा फैसला हुकूमत का? बिल्कुल एक तरफा फैसला है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश फिर मुतालबा कर रही है कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती की जाए, और अगर ये इस फैसले को बदलना चाहिए कि भाई शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो बच्चे इल्म हासिल कहाँ से करेंगे, उर्दू की तालीम हासिल कहाँ से करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा मुतालबा जारी रहेगा, और हमारी अपनी जानिब से, टीम की जानिब से भी बुनियादी कोशिशें जारी रखेंगे कि उर्दू को फ़रोग हासिल हो सके। उर्दू को फ़रोग हासिल करने के लिए यहाँ पे जितनी भी तंजीमें हमारे पीछे यहाँ पे खड़ी हैं, चाहे हम जमीयत उलमा की बात करें, मरकज़ बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी की बात करें, मुहिबान भारत की बात करें, या माही सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तमाम तंजीमें चाहती हैं कि सैल साइन फारुल मन्ना में जिस तरह से उर्दू को शामिल किया गया है उसका खैर मकदम है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जब स्कूलों में असातिज़ा ही नहीं होंगे तो बच्चा तालीम कैसे हासिल करेगा। और यहाँ पर एक बुनियादी सवाल यह है कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी एक हफ्ते पहले जो एडवर्टीजमेंट इश्तिहार जारी किया, 450 टीचरों की उसमें तमाम मज़ामीन शामिल हैं, लेकिन उसमें उर्दू असातिज़ा को शामिल नहीं किया गया है। और अगर पीछे और की जाके बात करें तो 2003 से मध्य प्रदेश के स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकरीर नहीं हुई है। ऐसे में सैल सानी फार्मूले के तहत उर्दू को शामिल करना और असातिज़ा की कमी अगर है तो यहाँ पर तंजीमों ने एक सवाल उठाया है कि हुकूमत या तो उसको मुतालबे को शामिल करे, असातिज़ा की तकरीर करे, नहीं तो सड़क से लेकर संसद और अदालत तक उर्दू के मुतालबे को लेकर, उर्दू के काज को लेकर ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ महताब आलम, इज़18 उर्दू, भोपाल। नाज़रीन, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर आप अपने घरों से निकल रहे हैं, मार्केट का रुख कर रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हम स्टूडियो में मौजूद हैं, यहां मेरे अलावा कोई नहीं है, इस वजह से हम यहां पर मास्क उतार सकते हैं, लेकिन एहतियात अभी भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बच्चों ने खेलकूद और सैर तफरी करते हुए ईद की खुशी मनाई। बच्चों की मुस्कुराहटों ने ईद की खुशी को और भी खूबसूरत बना दिया। कल ईद के पहले दिन बारिश के सबब बच्चे घरों में ही महदूद होकर रह गए थे, लेकिन आज बच्चों ने भरपूर अंदाज में जश्न मनाया। बच्चों ने बताया कि कोविड के दौर के बाद पहली बार वो इस तरह की तकरीबात में शरीक हो सके हैं। दरअसल स्कूल से दूरी बच्चों को अब सताने लगी है। अब बच्चे भी कोविड के खात्मे की दुआ कर रहे हैं। आज हमें बड़ी ईद पर मज़ा आया और कल बारिश थी, हम बाहर भी नहीं निकल पा सकते थे, और छोटी ईद के दिन लॉकडाउन था, कोविड की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा सकते थे। आज दूसरी ईद थी, हम पार्क में आए, हमने मज़ा किया। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कोविड को ख़त्म हो जाए, सब बच्चे सुकून जाए और अपने पार्क में मज़ा करें। बड़ी ईद का जो पहला दिन था उस दिन बारिश पड़ी, हम उस दिन बाहर नहीं निकल पाए, और आज दूसरा दिन है ईद का, तो आज हम यहाँ धूप है, आज हम पार्क में भी गए, दोस्तों के साथ मिलना भी और खेलना भी, तो हमें आज यहाँ। ईद उल अजहा कानपुर में अलग अंदाज में मनाई जाती है, जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल 3 दिन तक मेला लगाया जाता है। यह रिवायत 100 साल से भी ज्यादा अरसे से चली आ रही, लेकिन जब से कोरोना वबा ने सबको मुतासिर किया तब से सब कुछ बदल गया है और त्योहारों में भी तब्दीली आई है। इस साल भी जिला इंतजामिया और शहर काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस ने ऐलान किया है कि मेला नहीं लगेगा, क्योंकि मेले में हुजूम होगा, ज्यादातर बच्चे इसमें शामिल होंगे, लिहाजा यहां मेला नहीं होगा। कोरोना की महामारी को देखते हुए बहुत से फैसले हुकूमत की तरफ से, अधिकारियों प्रशासन की तरफ से चेंज हुए हैं, और यकीनन चेंजिंग उनकी मजबूरी और ज़रूरत थी, हमारी ही ज़रूरत की खातिर। तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे फैसले उन्होंने लिए इससे पहले भी। फिलहाल अधिकारियों ने, प्रशासन ने फैसला लिया है कि ईद के बाद जो मेला लगता है वो नहीं लगेगा, इसलिए कि वो भीड़ भाड़ होती है, और जो कोरोना महामारी तीसरी लहर आने का खतरा है, अल्लाह न करे आवे, वो बच्चों के लिए ज़्यादा।
महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने दावा किया है कि कोरोना वबा के दौरान रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। रियासती वजीर का कहना है कि नासिक अस्पताल में पेश आए हादसे को ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं जोड़ा जा सकता। टोपे का कहना है कि रियासत में यौमिया 65,000 मरीज बरामद हो रहे थे। ऐसे संगीन हालात में भी हुकूमत ने 17,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करके हालात का मुकाबला किया। इतना ही नहीं, मुनज़्ज़म तरीके से ऑक्सीजन की बचत का रास्ता इख्तियार करके हालात को काबू से बाहर होने नहीं दिया गया। इस लिहाज से रियासत में ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई। वज़ीर की रियासत महाराष्ट्र ने अदालत में जो हलफनामा दाखिल किया है, इसमें भी यह दावा किया गया है। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है। और ये वास्तव है कि महाराष्ट्र में 65,000 पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे, तब भी हमने 1700 मेट्रिक टन्स पे ऑक्सीजन मैनेज किए। और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। हाल ही में दुनिया से रुखसत कर गए शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से भी गहरे ताल्लुकात रहे। बेंगलुरु के एक टेलर सैयद अहमद रोमान के सिलसिले में दिलीप कुमार ने कहा था कि यह टेलर नहीं जादूगर है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये जादूगर। बेंगलुरु के रेसिडेंसी रोड पर वाक़ न्यू ऑफिसर्स शॉप शहर की एक कदीम टेलर की दुकान है। इस दुकान के मालिक सैयद अहमद रोमान अपने फन के लिए मशहूर हैं। इनकी खूबी यह है कि ये आदमी का माप लिए बगैर कपड़ों की सिलाई करते हैं। सैयद अहमद रुमान के वालिद सैयद हैदर बाबा जान भी अपने दौर के मशहूर टेलर थे, जो मैसूर के वडेर राजाओं के लिए कपड़े सिया करते थे। सन 1998 में उस वक्त के रियासती वजीर दाखिला आर रोशन बेग की दावत पर दिलीप कुमार बेंगलुरु आए हुए थे। रोशन बेग ने इस टेलर की मुलाकात दिलीप कुमार से करवाई। टेलर सैयद अहमद रुमान ने दिलीप कुमार से बस एक मुलाकात में माप लिए बगैर सिर्फ 4 दिनों के अंदर सूट तैयार किया और उन्हें अपने हाथों से पहनाया। उस लम्हे को याद करते हुए सैयद अहमद रुमान कहते हैं, सूट पहनने के बाद दिलीप कुमार ने अपना तासुर पेश करते हुए कहा था कि ये टेलर नहीं जादूगर है। हमारे वालिद का नाम सैयद हैदर बाबाजान साहब है, उन्हीं से मैंने काम सीखा है। और हमारे जो प्रोफेशनल है, हमारे चाचा भी प्रोफेशनल हैं, वो टेलरिंग के ही माहिर थे। और हमारे उस्ताद सैयद उमर भी थे, उन्हीं से पूरा ये सिलसिला चला। और उसके बाद में है ना, हमारे वालिद के गुजरने के बाद मैं यही दुकान पे आकर बैठा हूँ। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। बाद रोशन बेग साहब से मुलाकात हुई। तो मुलाकात के बाद दिलीप साहब को उन्होंने मुलाकात की, तो वहीं से मैं जिम्मेदारी दी कि दिलीप साहब को एक सूट पहनाओ। तो रोशन साहब ने कहा, तो मैंने एक सूट पहनाया। तो बगैर मेजरमेंट के मैं सूट बनाया, और वो लिखकर देकर हैं कि बगैर मेजरमेंट के सूट मैंने पहली मर्तबा पहना है। ये रोशन ये टेलर है या जादूगर है। बॉलीवुड की अजीम शख्सियत दिलीप कुमार की बेंगलुरु से कई यादें वाबस्ता थीं। उनकी दूसरी शादी पूरी राजदारी के साथ बेंगलुरु में ही मुनक्किद हुई थी। सन 1981 में दिलीप कुमार ने हैदराबाद के अस्मा रहमान से दूसरी शादी की थी, जो सिर्फ 2 साल तक कायम रही। 2004 में शाये अपनी सवाने हयात में दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी शादी का तस्करा करते हुए इसे अपनी जिंदगी की एक संगीन गलती करार दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कश्मीर की ज़मीन को मुख्तलिफ जायकेदार मेवाजात और दीगर फसलों की काश्त के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। ज़िला पुलवामा में अब लेवेंडर जैसे मुफीद फूलों की काश्त में आम लोग भी जुड़ रहे हैं, जिससे पुलवामा में लेवेंडर फूलों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की ये रिपोर्ट। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही आजकल पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में लेवेंडर के फूलों की कटाई के काम अरूज पर हैं। जिले में सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ड्रग फार्म में लेवेंडर की सबसे ज्यादा काश्त की जाती है।
अगरचे लेवेंडर के लिए कश्मीर की जमीन काफी मौजू बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी काश्त सरकारी फार्मों तक ही महदूद रह गई थी। ताहम CSIR के माहिरीन की काविशों की बदौलत लेवेंडर की काश्त निजी सतह पर भी मुतारिफ की गई है। पुलवामा में लेवेंडर फूलों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिरून भी जहाँ जहाँ लेवेंडर फैला हुआ है इसी फार्म की जो है बदौलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप थी, यहाँ पे हमारे पास इन फसलों के बेहतर अकसाम थे और ये अब फार्म से आगे बढ़ रहा है, ये लैब टू लैंड आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा ये टारगेट है कि 1500 हेक्टेयर की अराजी, या हम ये कह सकते हैं कि 30,000 कनाल की अराजी पे हमने ये आइंदा 3 साल में हमने इस फसल की खेती को फैलाना है। काफी सारे लोगों ने ये घर में लिया है, वहाँ पे उगाते हैं और काफी सारे लोग आगे आ भी रहे हैं जो चाहते हैं कि हम इसकी कल्टीवेशन अपने अपने घर में करें। इन्वेस्ट कम करना है और गेन काफी है इसमें मेहनत कम है और क्योंकि फायदा इसमें बहुत ज्यादा है। मरकजी हुकूमत ने 4 साल पहले लेवेंडर की काश्त को निजी सतह पर मुतारिफ कराने की पहल की थी। एरोमा मिशन के तहत इक़दामात किए गए। लेवेंडर की काश्त को पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों तक फैलाने के लिए CSIR फार्म में NRLM खवातीन को खुसूसी तरबियत दी गई। कामयाबी के किस्से हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन उस कहानी के पीछे की जद्दोजहद और कामयाबी की बुनियाद की हकीकत कहीं पीछे छूट जाती है। आज हम हकीकत के इन्हीं फसानों में से एक आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, क्या पता ये कुछ आपको भी सिखा जाए। इतिहास गवाह है, कामयाबी के ज्यादातर किस्से मुश्किलों के दौर में ही लिखे गए हैं। पुणे की रहने वाली सरिता गर्ग को ही ले लीजिए। लॉकडाउन के दौरान फैले आर्थिक संकट के दौरान जब हर तरफ से निराशा भरी कहानियां सुनाई दे रही थी, तब सरिता गर्ग ने अमेजन इंडिया की मदद से कुछ ऐसा शुरू किया जिसने उनके साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों के रंग भरने शुरू कर दिए। तो सारे बिजनेसेस बंद हुए, लोगों की जॉब चली गई। इस दौरान अमेजोन ने मुझे हेल्प करी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देने की। सरिता अपनी इस कामयाबी के लिए अमेजन इंडिया का दिल से आभार जताती है। इनका कहना है कि अमेजन इंडिया की बदौलत ही ये अपने सपने को साकार कर सके। दो राय नहीं है कि अमेजोन ने हमें हमारे स्मॉल बिजनेस को सारे इंडिया में पहुंचाने में बहुत मदद करी। न केवल हमें ज्यादा कस्टमर्स मिले, बल्कि हमें अपने ब्रांड की पॉपुलैरिटी भी गेन हुई। अमेजन प्राइम डे सेल्स जैसे मौकों को सरिता छोटे कारोबारियों के लिए बेहद फायदेमंद मानती है। इनका मानना है कि ऐसे मौके अमेजन पर मौजूद छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आता है। प्राइम डे से मैं अपने मिशन के और करीब पहुंचती हूं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मेरी कोशिश में मुझे मदद मिलती है। अभी इस साल का 2021 का जो प्राइम डे होने वाला है, जो 26 और 27 जुलाई को है, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो हमने 2 महीने से ही चालू कर दिया है। जो एक प्रोडक्ट का कैटेगरी जो हम लोग सेल करते हैं अमेज़ॉन पे, उसके लिए काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं जो हमने बचा के रखे हैं कि अमेज़ॉन प्राइम डे पे ही लॉन्च करना है। और हमको एश्योरिटी है कि जो भी हम लोग डिज़ाइंस उस दिन लॉन्च करेंगे सेल्स हमको 3 या 4 गुना ज़्यादा सेल्स हमको मिलेगी। कहते हैं जब मंजिल एक हो और सफर मुश्किल, तो राही का हम सफर बन जाना ही बेहतर होता है। उम्मीद है अमेजन इंडिया की तरह ही सरिता और इन जैसी कई और मेहनतकश महिलाएं कामयाबी की नई उड़ान भरने में कामयाब होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।